गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और टॉपिक का रिवीजन बार बार कर रहे होंगे और अभी तक जहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो है प्रोटीन चल रहा था और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स या उसी को बीटा प्लेटेड शीट के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि क्या होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर और उसके बाद लास्ट में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है। और तब लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रोटीन के फंक्शन के बारे में कि आखिर प्रोटीन का क्या क्या रोल है हमारे बॉडी में। तो प्रोटीन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन तो एक बिल्डिंग ब्लॉक है ही, सबसे मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे किसी भी सेल को या बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ग्रोथ के लिए। अब इसी तरह तो पहले हम लोग देखते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, यानी कि पहला क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टर्शियरी स्ट्रक्चर। देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब कि यह एक 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर देता है। होता क्या है कि जब कोई एक बड़ा सा लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन वो आपस में फोल्ड होता है, एक ही कोई एक बड़ा सा लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन है और वह कहीं कहीं पर एक फोल्ड होकर के एक हॉलो वुलन बॉल का स्ट्रक्चर बनाएगा। वुलन का मतलब ऊन, तो ऊन का गेंद जो बनाते हैं तो अंदर में खाली है लेकिन ऊपर से आपस में पूरा उसको लपेट दो, फूला हुआ एक बॉल बन जाएगा वुलन का। तो वैसा जो स्ट्रक्चर देता है उसको कहते हैं हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन फोल्ड itself like a hollow woolen ball called टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो एक लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन या कोई एक बड़ा सा प्रोटीन वो आपस में ही फोल्ड हो गया और फोल्ड होकर के एक वुलन का बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, उसी को कहते हैं हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर। पहले बात इतना तक समझ लीजिए। कहता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर provide third dimensional conformational स्ट्रक्चर। जो 3D मूवी आपको लोग देखते हैं और जब मूवी देखने में ऐसा 3D वाला मूवी देखने जाते हैं तो आपको एक अलग से ग्लासेस दिया जाता है, ठीक है, वैसा सन ग्लासेस पहन के तब 3D मूवी देखते हैं तो आपको वो फीलिंग आती है। दैट मीन्स कि एक स्ट्रक्चर का आगे और पीछे का पूरा पार्ट, तो उस तरह का जो कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर देता है वो होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है टर्शियरी स्ट्रक्चर established by 4 बॉन्ड, यानी एक टर्शियरी स्ट्रक्चर में अलग अलग 4 तरह के बॉन्ड होते हैं जो उसको उस स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाते हैं। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश बाय, दैट मींस उसको स्टेबलाइज करते हैं और उसके लिए उसमें 4 बॉन्ड होते हैं।
वो बॉन्ड कौन कौन से हैं? तो एक है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड है हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, एंड फोर्थ है वंडरवॉल इंटरेक्शन। ये चार अलग अलग जो बॉन्ड है वो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहां पर बना के, और कहां पर कौन कौन सा ये बॉन्ड दिखाई देता है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर को जो हम लोग बनाते हैं ये वंडरवॉल इंटरेक्शन, ठीक है। अब वो टर्शियरी स्ट्रक्चर को देखिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर हम लोग स्ट्रक्चर बना के यहीं पर उस बॉन्ड के बारे में देख लेंगे। यस, ये देखिए अब ये एक स्ट्रक्चर बनाए हम, या एक मान लो समझ लो प्रोटीन है, और ये आपस में फोल्ड हुआ है, एक लंबा सा चेन है। तो चेन को या तो ऐसे लीनियर होना चाहिए था या तो स्पाइरली होना चाहिए था, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखे थे, लेकिन ये आपस में फोल्ड हुआ है। तो जब इस तरह से ये फोल्डिंग करता है तो इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब वही अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें कि भाई कहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, जो यहां पर हम लोगों ने ये कौन कौन सा बॉन्ड नाम दिया है, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और वंडरवॉल ये इंटरेक्शन। जो सबसे वीक फोर्स या वीक बॉन्ड जो होता है वो वंडरवॉल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये सब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री में आपको आएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाले आपको डील करेंगे, फिर से वही बात आ गई कि केमिस्ट्री वाले डील करेंगे। हाँ, ये सारे टॉपिक जो है वो बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी जो बातें हैं, सारी जो चीजें हैं वो केमिस्ट्री वाले ही डील करते हैं, केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। तो जो जो बात यहां पर आ रही है तो उसको हम लोग बस यहां पर समझने के लिए उसको एक बार डील कर लेंगे, ताकि आपको फिर जो है ये सारे बॉन्ड जो है यहाँ पर जो दिख रहे हैं चारों बॉन्ड के नाम, तो हम भी आपको थोड़ा थोड़ा ये सारे बॉन्ड जो है वो समझाएंगे ताकि आपको ये बातें समझ में आए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां पर ये हो गया एक तरफ NH3 तो प्लस, और दूसरी तरफ तो यहां इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक यहां पर बन गया बॉन्ड, ओके। फिर यहां पर देखो ये हुआ N और H, और फिर यहां पर हो गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो आप जानते थे, हम क्या बोले थे आपको, NHCO पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर NH और ये CO के बीच में दैट मीन्स की डबल बॉन्ड O, तो NHCO अमाइड के लिए हो गया, तो वो क्या करेगा, अमाइड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। तो यहां पर एक बॉन्ड बना, यहां पर दूसरा, या आप इसको इधर से ऐसे भी दिखा सकते हो, यहां डबल बॉन्ड कर दें हम,
और यहां पर सिंगल बॉन्ड करेंगे तो इस पर निगेटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर निगेटिव चार्ज। तो जब ये चार्ज आया तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर एक हो गया आयनिक बॉन्ड। अब यहां पर देखो इस तरह से यहां पर जो हाइड्रोजन है और यहां पर जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया आपको हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वह हो गया है हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर लिख देता हूं, अगर ये हो रहा है तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर आ गया आयनिक बॉन्ड। अब आइए यहां पर एक देखिए CH2 का 4 एंड CH3, यहां पर CH2 एंड CH3, ये भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ये भी नॉन पोलर कंपाउंड है। जब दो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं तो वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल जो है वह एक दूसरे से दूर भागते हैं, ना यहां पर वाटर के बीच में अट्रैक्शन होगा ना यहां पर। तो जो वाटर का रिपल्सन हो रहा है इन दोनों की वजह से यह एक कंपाउंड हो गया और यह एक दूसरा कंपाउंड हो गया। तो इन दोनों की वजह से, दोनों नॉन पोलर कंपाउंड है, तो इनकी वजह से जो रिपल्सन हो रहा है तो वहां पे जो बॉन्ड बन रहा है वह हो गया हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। यहां पर इन दोनों के बीच में, यानी ना वाटर को ये अट्रैक्ट करेगा ना ये अट्रैक्ट करेगा। जब दोनों में से कोई नहीं अट्रैक्ट करता, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों नॉन पोलर कंपाउंड है और इनके वजह से जो बॉन्ड यानी हो रहा है, इनके वजह से जो एक तरह का रिपल्सन हुआ वाटर के मॉलिक्यूल जो निकले, तो वो हो गया आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो यहां पर तीन बॉन्ड आपने देख लिया, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये दो हो गए, तीन हो गए। अब एक हम लोग देखें वैन डर वाल इंटरेक्शन। वैन डर वाल इंटरेक्शन, यहां पर आप देख लो CH2OH और यहां पर भी CH2OH, इन दोनों के बीच का ये जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल इंटरेक्शन। तो ये जो आयनिक बॉन्ड दिखा है दिस इज द पार्ट ऑफ कोवैलेंट, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन दिखा दिए, यहां पर हाइड्रोफोबिक दिखा दिया, यहां पर वैन डर वाल इंटरेक्शन दिखा दिया। अब चलिए ये बॉन्ड के बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो टू टाइप्स के प्रोटीन में देखने को मिलता है, ठीक है। एक कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो दो टाइप्स के देखने को मिलता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड अगर दो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन, ये दोनों कैसे एमिनो एसिड है, सल्फर होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर भी हम लोग बना करके देखे थे। तो अगर यहां से मान लो कि ये एक हो गया सल्फर, दूसरा ये सल्फर और ये, यानी एक इधर से सल्फर है एक इधर से है, दोनों सल्फर के बीच में जो बॉन्ड बना है तो दैट इज कॉल्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहां पर नहीं है लेकिन आपको यहां पर हम समझा रहे हैं। डाई नीचे नहीं दिखेगा तो उसको इधर लिख देता हूं मैं, ये जो है वह डाई सल्फाइड बॉन्ड। चलिए ये हो गया डाई सल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया दो सल्फर के बीच का। तो कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वह दो टाइप्स के होते हैं प्रोटीन के नेचर के हिसाब से। कोवैलेंट बॉन्ड आर टू टाइप इन प्रोटीन। कौन कौन टाइप? तो एक हो गया जो NHCO यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा था, एक हो गया पेप्टाइड बॉन्ड
और दूसरा हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरा जो है ये सब कोवैलेंट बॉन्ड में ही है, चाहे पेप्टाइड बॉन्ड हो चाहे डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड ही है। तो जब किसी प्रोटीन में दो सल्फर एक दूसरे चैन को जोड़ेंगे तो वहां पर बनता है, तो यानी कि दोनों चैन किससे के थ्रू जुटेगा, दो सल्फर के थ्रू जुटेगा, तो वहां पर जो फॉर्मेशन होता है बॉन्ड को उसको कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें देखने को मिलता है इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी जिसे आप एंटीबॉडी कहते हैं। क्लास 12 में हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी में जो चार चेन होते हैं, तो दो बड़े बड़े चेन आपस में इस तरह के वाई लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और वहां पे जो बॉन्ड आता है वह डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है, तो वहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा आपको, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हमने यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाया है। तो ये बात समझ गए आप। तो दो बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड आपको पहले बना के दिखा चुके हैं कैसे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हम आपको यहां पर बना करके दिखा दिए हैं कि हाँ ये हो गया एक डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आयनिक बॉन्ड जो वहां पर हम दिखाए हैं वो आयनिक बॉन्ड क्या है। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दी अपोजिट चार्ज। तो अब लिखेंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज मतलब एक तरफ देखो, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज NH3 के ऊपर प्लस है अपोजिट चार्ज, एंड COO के ऊपर माइनस है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है, जो अट्रैक्शन हुआ है वही हो गया है वह आयनिक बॉन्ड है। तो पहले ये आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड यहां तक हम लोग समझ गए। अब आइए हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहता है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन बॉन्ड शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, या इसी को कहेंगे अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है, या तो कहने का मतलब बेटा कि जब एक तरफ हाइड्रोजन आयन होगा और दूसरे तरफ ऑक्सीजन, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। या फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको भी कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से तो शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी हाइड्रोजन आयन एंड फोन, यानी इसी को शॉर्ट में हाइड्रोजन का अट्रैक्शन किसके बीच में, तो फोन के बीच में, FON, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में होता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझ गए। हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद में देखिए हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हम पहले बताए थे कि दो नॉन पोलर कंपाउंड जो है वह इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको कहते हैं, यहां पर देखो यह भी एक नॉन पोलर है, यह भी एक नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ कि जिस कंपाउंड का वाटर से रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, तो उसको कहते हैं नॉन पोलर। ओके, या सिंपल वे में कहें तो वाटर इनसोल्यूबल होगा।
यानी जो कंपाउंड वाटर में सोलुबलाइज नहीं होगा। दो लोगों के बीच में दोस्ती कब होती है? जब उन दोनों का आपस में नेचर और उनका बिहेवियर मैच करता है तो दोनों में दोस्ती। लेकिन जब मैच नहीं करता है तो क्या होंगे? दोस्ती टूट जाएगी। तो उसी तरह यहां पर ये वाटर में कोई चीज सोलुबलाइज कब होगा? वाटर एक पोलर कंपोनेंट है और दूसरा जब पोलर होगा तभी सोलुबलाइज होगा, यानी दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये दोनों जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है। तो फोबिक मतलब होता है, कहीं पर भी वर्ड फोबिया का मतलब होता है हेट, यानी दूर भागना किसी चीज से। और हाइड्रो वर्ड कहीं पर लगा है तो क्या हो गया? वाटर। तो वाटर से हेट करने का मतलब कि वाटर से दूर भागना, जिससे आप हेट करते हो उससे दूर भागते हो। तो ये हुआ वाटर से हेट करने का मतलब। तो वहां इसके वजह से जो बॉन्ड हो रहा है, इसके वजह से जो आपस में एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं पानी से, तो उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में, ये मतलब ऐसे ऐसे आगे आपको आएगा, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब चीज आपको जानना है। बट यहां पर भी थोड़ा सा हम लोगों ने शेयर कर लिया कि हाँ ये क्या है भाई, ताकि आपको आगे जाकर के कोई टेंशन दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए ये चीज तो समझ गए। हाइड्रोजन बॉन्ड भी समझ गए हम लोग, आयनिक बॉन्ड भी समझ गए, या कोवैलेंट बॉन्ड भी हम लोग समझ गए। और साथ ही साथ हम लोगों ने हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, तो फॉर्म बिटवीन टू नॉन पोलर ग्रुप, इतने हम सिंपल बोल सकते हैं, फॉर्म बिटवीन टू नॉन पोलर ग्रुप। ठीक है, फॉर्म बिटवीन टू नॉन पोलर ग्रुप, उसमें यह डेवलप होता है। अब आइए वैन डर वाल इंटरेक्शन। वैन डर वाल इंटरेक्शन, वैन डर वाल इंटरेक्शन कहता है चार्ज फ्लक्चुएशन बिटवीन, इसको अब मिटाता हूं मैं, चार्ज फ्लक्चुएशन बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ग्रुप। ये दोनों आपस में क्लोजली प्लेस्ड हैं, बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ग्रुप। तो ये हो गया वैन डर वाल इंटरेक्शन। वैन डर वाल इंटरेक्शन एक वीक बॉन्ड में से एक है, ये सब केमिस्ट्री में आपको आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग देख लिए। अब आइए इसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अगर हम लोग मतलब एग्जाम्पल की बात करें कि टर्शियरी स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा होता है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। खास करके मैक्सिमम जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जैसे हमारे बॉडी का मायोग्लोबिन या मोस्ट एंजाइम, ये सब एग्जाम्पल में मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में होता है। ठीक है, मायोग्लोबिन, एंजाइम, ये सब। ठीक, अब आइए क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या कहता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी का मतलब थर्ड होता है, क्वाटनरी का मतलब फोर्थ होता है। तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स चेन और
सभी चैन के पास एक अपना प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर होगा, और वो जब आपस में एक दूसरे से फोल्ड करते हैं यानी आपस में जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग क्वाटनरी स्ट्रक्चर। देखिए, दैट मीन्स टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चैन, two or more polypeptide chain, and each chain has own primary, secondary or tertiary स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो बात को फिर से समझिए, कहने का मतलब कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग, जैसे सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यहां से इसको आपको देना पड़ेगा डायरेक्शन, कि कौन से डायरेक्शन से ये जा रहा है, क्योंकि आप ये जानते हो कि प्रोटीन में एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। ओके, देखिए ये ऐसे आते जा रहा है। आप इसको समझने के लिए हम आपको इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वह अब यहां पर आ गया, ये स्टार्टिंग है तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, एन टर्मिनल। तो ये एन टर्मिनल और इधर हो गया सी टर्मिनल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर का है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जब आपस में मिल जाएंगे तो वो हो जाएगा क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो यहां पर हम क्या लिखे हैं, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन एंड ईच चेन हैज ओन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर which are formed क्वाटनरी स्ट्रक्चर। और ये क्या बनाएंगे, क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोटीन जो होता है वह डीनेचर भी होता है, जब उसे हाई टेम्परेचर मिलेगा या हाई पीएच मिलेगा तो प्रोटीन जो होते हैं वह टूटने लगते हैं, उसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ओके, और खास करके ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर तो अब हम पूरा देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटनरी। अब एक चीज है, proteins are broken down in very high or less pH, heat, जब हीट बहुत ज्यादा हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो हाई टेम्परेचर में, हाई पीएच में, ये सब कंडीशन में प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, वो ब्रोकन डाउन होने लगता है। ठीक है, तो और इसी प्रोसेस को, या फिर जब कभी हाई एनर्जी मिल गया उसको, तब भी टेम्परेचर, हीट हाई कर दीजिए यहां पर, हाई हीट, हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी, this process is called denaturation।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में जो हम लोगों को देखना है तो वो क्या है? तो वो है प्रॉपर्टीज या फंक्शन, कि प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फंक्शन यानी किसका? तो प्रोटीन का फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर अब हेडिंग देंगे हम लोग फंक्शन। फंक्शन देखना है किसका? हम लोगों को प्रोटीन का देखना है। फर्स्ट फंक्शन में आइए, चलिए वन बाय वन करके इसका हम लोग फंक्शन जो है वो देखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन की अगर बात करें हम लोग, ये हो गया फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। तो समझ लो कि पहले हम लोग देख लेते हैं एंजाइम। एंजाइम अभी टॉपिक इसी चैप्टर में हम लोग को आगे बहुत ज्यादा लंबे चौड़े में देखना है। तो बट समझ लीजिए, कहते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम जो होते हैं वह प्रोटीन ही है। प्रोटीन किसको छोड़ के? एक्सेप्ट राइबोजाइम that catalyze all chemical reaction in living organism। ठीक है, अब मान लीजिए ये बात नहीं समझ में आ रही है तो पहले समझो कि जो एंजाइम है वह क्या होता है? प्रोटीन। और एंजाइम क्या काम करता है? तो केमिकल रिएक्शन कराने का काम करता है। केमिकल रिएक्शन अगर बोले तो क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन कहने का मान लो कि जैसे हमारे बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या फिर आप समझ लो कि प्लांट में, किसी में भी प्लांट में क्या होता है? CO2 और H2O मिलकर के क्या बनाते हैं? शुगर। तो यहां पर क्या आता है? इसके लिए एंजाइम आता है। तो एंजाइम आया है तभी क्या बना है? शुगर मिला, शुगर बना है। तो ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जो दो छोटे छोटे कंपाउंड को जोड़ के एक करता है या एक बड़े कंपाउंड को तोड़ के अलग अलग करता है, तो उसके लिए कोई ना कोई एंजाइम की जरूरत होती है। तो वो उसी को कहते हैं कैटलाइज। कहने का मतलब उस काम को पूरा करने वाला। तो कैटलाइज दी, क्योंकि एंजाइम में कैटलाइजर के रूप में काम करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। अब आइए सेकंड में, एंजाइम जो है वो ये एक एंजाइम के रूप में काम किया। फिर देखिए हार्मोन, सम हार्मोन्स आर प्रोटीन लाइक इंसुलिन which regulate sugar metabolism। हमारे बॉडी में जब किसी के बॉडी में शुगर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे डायबिटीज बोलते हैं। ठीक, तो डायबिटीज बोलने का मतलब हुआ कि उसमें शुगर का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में ज्यादा हो गया है बेटा। और वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मेन रूप से इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब इंसुलिन कम होगा या इंसुलिन अपना काम सही से नहीं कर पाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसी को डायबिटीज बोलते हैं। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है, लेकिन केमिकल नेचर अगर देखा जाए इस इंसुलिन का तो केमिकल नेचर में क्या है यह? तो यह एक प्रोटीन होता है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। उसी तरह नेक्स्ट देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन। , , , , , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
या डिफेंस फैक्टर देख लीजिए, नाम दे देते हैं डिफेंस फैक्टर, यानी डिफेंस हमारे बॉडी को बीमारी से बचाने वाला। अभी कोरोना का कितना ज्यादा चला हुआ है, तो कोरोना से कहते हैं कि हम अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो कोरोना से बचेंगे, यानी हमारा बॉडी इम्यूनिटी जितना ज्यादा डेवलप करेगा उतना हम हेल्दी रहेंगे। तो इम्यूनिटी किसके वजह से? इम्यूनिटी कहने का मतलब हमारे बॉडी में डिफेंस फैक्टर, वो भी एक प्रोटीन। तो जैसे यहां पर देखो इम्यूनोग्लोबुलिन, या इसी को हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आर फाइट अगेंस्ट, एंटीबॉडी आर फाइट अगेंस्ट पैथोजेन, यानी जो बीमारी करने वाले होते हैं माइक्रोब्स, उसको कहते हैं पैथोजेन। तो इस बीमारी से लड़ने वाले माइक्रोब से लड़ने वाला जो एक प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में, उसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी। ठीक, तो यह प्रोटीन है। फाइट अगेंस्ट पैथोजेन विच आर, और इसको बनाने का काम कौन करता है? तो विच आर प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट। तो उसको बनाने का काम किसके थ्रू होगा? तो बी लिम्फोसाइट के थ्रू होता है। डिफेंस फैक्टर के बाद में अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्मोन रिसेप्टर के बारे में। रिसेप्टर क्या है? अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप इस तरह से स्ट्रक्चर जो है बेटा देखे होंगे, जैसे आपको आया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का ये स्ट्रक्चर लेयर हो गया, और इस तरह से जो लिपिड का लेयर है, और बीच में इस तरह से प्रोटीन आपको आया होगा। ठीक है बेटा, फिर उस तरह से तो लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर आपको आया होगा। ये लिपिड का बाई लेयर स्ट्रक्चर हो गया बेटा, और ये प्रोटीन है, और कुछ प्रोटीन इस तरह से इसके सरफेस पे होते हैं। तो इसके सरफेस पे जो इस तरह से प्रोटीन है या ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं। ये रिसेप्टर कहने का मतलब घर का दरवाजा हुआ एक तरह से। जो हमारे घर का मेंबर है वो घर के अंदर आएगा, यानी जिसको परमिशन है घर के अंदर आने की, और जिसको परमिशन नहीं है यानी अनवांटेड ऐसा पर्सन है जिससे हम नुकसान हो सकता है। कोई चोर है, डकैत है, टेररिस्ट है, अगर ऐसा कोई पर्सन आया तो आप डोर ओपन करोगे क्या? नहीं, तो आप डोर को क्लोज रखोगे। तो जो आपके घर के मेंबर हैं उसी को घर के अंदर आना है, इसका मतलब उसके रिसेप्टर एक तरह से कहने, बहुत सारे जो ऑफिस होते हैं वहां पे थंब इंप्रेशन लगाना पड़ता है तो डोर ओपन होता है, यानी कि इनवैलिड पर्सन अंदर नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका रिसेप्टर, ये जो थंब इंप्रेशन लगाया वो रिसेप्टर है, लगाएगा यानी वो पहचानेगा कि हमारे ऑफिस का स्टाफ है, उसे अलाउ करेगा, और जो उसके ऑफिस का स्टाफ नहीं होगा उसको अलाउ नहीं करेगा। यहां पर उसी तरह से है, रिसेप्टर एक तरह का प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होता है, जो किसी मॉलिक्यूल को या सब्सटेंस को सेल के अंदर आने के लिए अलाउ करवाता है। तो या फिर उससे जो भी उसे काम करवाना है उसे वो करवाएगा। तो रिसेप्टर्स आर प्रोटीन, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन located on outer surface of कहां होता है? तो आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यह आउटर सरफेस पे होगा। पहला बात तो ये हो गया, और आउटर सरफेस पे होगा तो ये उस चीज को अलाउ करेगा या नहीं करेगा वो आगे की बात है। रिसेप्टर के बाद में अब देखिए ये हो गया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन।
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसी सब्सटेंस को सेल के अंदर जाना है यानी सेल के अंदर एंट्री करवाने का काम करेगा। उसका एक एग्जांपल है GLUT4। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज इनटू सेल। एग्जाम्पल में इसका समझो बेटा, उसको कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट फोर GLUT4, इसको कहते हैं GLUT4। GLU मतलब ग्लूकोज, T का मतलब ट्रांसपोर्ट, और 4 टाइप के, 4 तरह के होते हैं, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4। उतना भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यानी GLUT4 ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू सेल। तो ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराने का काम किसका हो रहा है? तो ग्लूकोज के अंदर ट्रांसपोर्ट कराने का काम GLUT4 सबसे ज्यादा करता है। तो यह क्या हुआ? एक तरह का ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हुआ। तो ये इस तरह से तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वह ये काम करते हैं। अब आइए कोलाजेन। कोलाजेन भी एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे बोन में, लिगामेंट में, टेंडन में, टीथ में, ये सारे जगह पर होता है। 6 में आइए कोलाजेन। कोलाजेन इज ए प्रोटीन which have more या very high tensile strength, very high tensile strength। टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब लचीला होना, यानी उसके ऊपर वेट पड़ेगा तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत टूट जाएगा। एक समझो कि प्लास्टिक का कोई चीज है और एक समझो कि जो जितना हार्ड होता है वो उतना जल्दी टूटता है, और जो जितना फ्लेक्सिबल होता है वो नहीं टूटता है। ठीक है, तो इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ कहने का मतलब ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। तो कोलाजेन इज ए प्रोटीन विच है वेरी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, occurs in ligament, tendon, bone, teeth। अब आप मान लो समझ रहे हो लिगामेंट और टीथ क्या है, टेंडन क्या है बेटा? दो बोन को आपस में जोड़ने का काम लिगामेंट, यह एक बोन है, यह दूसरा बोन है। जहां जहां आपका ज्वाइंट है वो बोन है, ये अलग बोन है, ये अलग बोन है। तो ये बोन और ये बोन आपस में जुटे हुए हैं, यहां पर लिगामेंट काम कर रहा है। और ये मसल्स आपके बोन के साथ अटैच है तो वहां पर टेंडन काम कर रहा है। और ये टेंडन और लिगामेंट चाहे बोन हुआ, ये सब में क्या होता है? कौन सा प्रोटीन? तो कोलाजेन प्रोटीन होता है। ओके, तो ये बोन एंड टीथ ये सब जगह क्या होते हैं? तो यह कोलाजेन प्रेजेंट होता है। टेंडन और लिगामेंट आपको बोन वाले यानी स्केलेटन सिस्टम में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो वहां पर टेंडन और लिगामेंट और डिटेल आप लोग देखेंगे कि ये टेंडन और लिगामेंट एक्चुअल में है क्या। अब आइए सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन हम लोग देखेंगे। सिंपल प्रोटीन का मतलब हुआ
सिंपल प्रोटीन है ना बेटा। सिंपल प्रोटीन, दो तरह का प्रोटीन हम लोग इसी में देख रहे हैं, सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का मतलब हुआ कि जो सिर्फ एमिनो एसिड से बना है, प्रोटीन मेड फ्रॉम ओनली एमिनो एसिड। प्रोटीन मेड फ्रॉम ओनली एमिनो एसिड। अब सिंपल प्रोटीन जो होता है वो स्मॉल साइज का भी हो सकता है, साथ ही साथ यह प्रोटीन जो होगा वो थोड़ा ग्लोबुलर यानी बड़े साइज का होगा, और कुछ फाइब्रस प्रोटीन भी होते हैं। जनरली जो सिंपल प्रोटीन होता है वह हीट से एंटीकोएगुलेंट होता है, यानी टेम्परेचर पड़ने पर वो थक्का के जैसा नहीं जमेगा। समझ में आ रही है बात? कोएगुलेशन का मतलब जैसे ब्लड अगर हमारे हाथ से बाहर आता है बेटा तो उसको कोएगुलेशन कहते हैं, ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड जब हाथ कटने पे बाहर आएगा तो थोड़ी देर के बाद वो सेमी सॉलिड यानी थक्का जम जाएगा उसका, उसी को कहते हैं कोएगुलेशन। या फिर आप देखो मिल्क में जब अगर आप कर्ड को डाल दोगे और थोड़ी देर छोड़ दोगे तो वह मिल्क जो है वह कर्ड में कन्वर्ट होता है, तो कर्ड क्या हुआ, सेमी सॉलिड के रूप में हो जाता है, तो वहां पर मिल्क का कोएगुलेशन हुआ। तो उसी तरह कहता है कि ये जो सिंपल प्रोटीन होते हैं ये अगर इनको टेम्परेचर दिया जाए तो ये कोएगुलेंट नहीं होता है, यानी थक्का नहीं जमता है इसका, और जनरली स्मॉल साइज का होता है। सिंपल प्रोटीन आर स्मॉल साइज and not coagulant in heat, यानी जब इसको हम हीट देंगे तो यह कोएगुलेंट नहीं करेगा। तो पहले तो एक तो इंपॉर्टेंट बात आप ये इतना ध्यान में रखो कि यह सिंपल प्रोटीन जो है वह कोएगुलेंट नहीं करता है, ठीक है। अब जो ग्लोबुलर मॉलिक्यूल होते हैं इसी में से वो भी सिंपल ही है। ग्लोबुलर प्रोटीन भी सिंपल प्रोटीन है, बस अंतर क्या है कि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। ग्लोबुलर प्रोटीन का बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये जो होगा ग्लोबुलर प्रोटीन आर वाटर soluble and their anticoagulant decrease यानी एंटीकोएगुलेशन जो है, एंटीकोएगुलेंट डिक्रीज करने का मतलब ये हीट पड़ने पे थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, कोएगुलेंट करने लगेगा। तो वैसा जो होता है वह है ग्लोबुलर प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन में थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन इसी ग्लोबुलर प्रोटीन का जब साइज बड़ा हो जाता है, बट व्हेन size increase it may coagulate। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का जब साइज बड़ा होगा तो वो कोएगुलेंट करने लगेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे ये हो गया आपका जो राइस और व्हीट में जो प्रोटीन है, एग, फिर राइस में होता है, राइस और व्हीट में जो कभी आटा सानते हैं तो देखते हैं आटा जो है ग्लूटीन वहां पर होता है प्रोटीन, तो आटा का जब
सानते हैं तो थोड़ा सा उसमें गर्माहट आती है जब पानी डालते हैं तो, और गर्माहट आते आते वो आटा पूरा एकदम, एक आटे को खींचेंगे तो वो तार टाइप का खींचाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है वो कोएगुलेंट करने लगता है। राइस में भी इसी तरह से है। तो राइस का प्रोटीन, फिर आपका व्हीट का प्रोटीन, या एग में एल्बुमिन, ठीक है, या सेरम ग्लोबुलिन, तो ये सब जो है कोएगुलेंट यानी ग्लोबुलर प्रोटीन है। एग्जांपल एग एल्बुमिन, सेरम ग्लोब्यूलिन, फिर उसके बाद में है ग्लूटीन इन व्हीट, राइस। तो ये सब कोएगुलेंट, यानी जब साइज बढ़ता है, बट व्हेन साइज इंक्रीजेज इट में कोएगुलेंट इन हीट, यानी जब हीट मिलेगा तो वो क्या करेंगे, कोएगुलेंट होने लगेंगे। एक होता है फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है ना। फिब्रस प्रोटीन जनरली जो है वह वाटर इन सॉल्युबल रहेगा। तो एक्चुअल में इसमें अंतर क्या है? अंतर बस यही है कि यह फिब्रस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फिब्रस प्रोटीन वह इसके जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। फिब्रस प्रोटीन आर वाटर insoluble fibrous like structure प्रोटीन, यानी इस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिब्रस लाइक होगा, और साथ ही साथ ये कैसा होगा, तो यह वाटर इन सॉल्युबल होगा। तो इसमें अब आइए कंजुगेटेड, यानी यहां पर सिंपल प्रोटीन तो देख लिया, सिंपल प्रोटीन में ही आया हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन। अब है कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन का मतलब हुआ कि सिंपल प्रोटीन के साथ जब कोई दूसरा कंपोनेंट या दूसरा कोई सब्सटेंस अटैच होगा तो उसको कहेंगे हम लोग कंजुगेटेड प्रोटीन। यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग सिंपल प्रोटीन अटैच विथ अदर ग्रुप। जैसे अदर ग्रुप का मतलब बहुत सारा बात हो गया। जैसे आप देख लो कि फॉस्फोप्रोटीन का मतलब हुआ कि प्रोटीन अटैच विथ फॉस्फोरिक एसिड। क्रोमोप्रोटीन यानी प्रोटीन अटैच विथ मेटल्स, ठीक। तो ये अलग अलग प्रोटीन जो होंगे वो अलग अलग किसी ना किसी ग्रुप के साथ वो अटैच रहते हैं, और वैसे ही प्रोटीन को हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। जैसे आप देखिए, अब एक एग्जांपल तो न्यूक्लियो प्रोटीन फर्स्ट में देख लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियो प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन में पहले क्या होगा, तो जब प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में से कोई भी एक चीज जब प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो वैसे प्रोटीन को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। या ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियो प्रोटीन का प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड है।
प्रोटीन तो होगा ही मेन पार्ट, लेकिन उसके साथ कुछ दूसरा भी अटैच है। तो दूसरा क्या है भाई? तो न्यूक्लिक एसिड जो है वह इसके साथ अटैच है। किसके साथ? तो प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड अटैच है। जैसे इसका एक एग्जांपल है प्रोटामाइंस। एग्जांपल में प्रोटामाइंस। ओके, फिर आइए उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बाद में है मेटालोप्रोटीन। नेक्स्ट है मेटालोप्रोटीन। तो मेटालोप्रोटीन का मतलब हुआ प्रोटीन प्लस मेटल, यानी कोई भी मेटल जब प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को कहते हैं हम लोग मेटालोप्रोटीन। इसी का एग्जांपल है फेरिटीन, एक कंपाउंड है, उसका एग्जांपल है फेरिटीन। अब कुछ बाकी ऊपर लिखते हैं हम लोग। मेटालोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन के बाद में फॉस्फोप्रोटीन, जो उसमें भी नाम लिए थे हम लोग। थर्ड में देखिए फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन का मतलब हो गया प्रोटीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड हमारे डीएनए आरएनए में भी होता है, ठीक है। यानी फॉस्फोरिक एसिड का ऐसे फार्मूला होता है H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। तो अभी न्यूक्लिक एसिड जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा का पूरा डिटेल जो है वो फॉस्फोरिक एसिड हमें देखना है कि फॉस्फोरिक एसिड क्या है। और इसी का एग्जाम्पल है कैसीन प्रोटीन इन मिल्क। एग्जाम्पल में कैसीन। अब इसके बाद में अभी हमें और दो कंजुगेटेड प्रोटीन को देखना है, ठीक है। तो वो दोनों और कंजुगेटेड प्रोटीन, तो यहां तक एक फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन के बाद में है एक हमारा लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का मतलब हुआ प्रोटीन प्लस लिपिड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा था लाइपोप्रोटीन, तो उसी तरह ये है लिपिड प्लस प्रोटीन। इसी का एग्जांपल है काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन, तो ये लाइपोप्रोटीन का बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिल गया होगा, जो कि आप वहां पर जो है वो देखे होंगे, ठीक है। तो काइलोमाइक्रोन, माइक्रोन जो है वो उसका एग्जांपल है। फिर है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन यानी प्रोटीन प्लस ग्लूकोज, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज। इसका एग्जाम्पल है म्यूसिन, ठीक। अब एक टर्म है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर क्या कहता है कि लाइक एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के जैसा, लाइक एमिनो एसिड प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक because is carrying both positive charge and negative
चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों को यह कैरी करता है। कहता है कि एट स्पेसिफिक पीएच, जो कोई भी एक ऐसा कोई स्पेसिफिक पीएच होगा जिसपे एमिनो एसिड जो होंगे एट स्पेसिफिक पीएच पे जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, एट अ स्पेसिफिक पीएच ए प्रोटीन may be electrically neutral, electrically neutral because positive charge is balanced by निगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस होता है किससे? निगेटिव चार्ज से बैलेंस हो जाता है। दिस पीएच इज कॉल्ड, और इस पीएच को हम लोग क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। दिस पीएच इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे ना वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना निगेटिव चार्ज है, यानी न्यूट्रल रहेगा। अब कहते हैं कि एट फिजियोलॉजिकल पीएच, जो हमारा बॉडी का फ्लूइड है उसका पीएच जो है वो 7.4 तक होता है। नहीं तो आप क्या कीजिएगा कि अपने ब्लड का पीएच खोजिएगा आपके अपने नोटबुक में, वहां आपको मिलेगा। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक टास्क दिया था, किसी ने उसका रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ एक बच्चे ने रिप्लाई किया था कि अगर 100 एमिनो एसिड है तो यहां पर देखो, हमने पूछा था 100 एमिनो एसिड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। एक बच्चे का रिप्लाई आया था 50। नहीं, आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप देख लो, यहां पर हम आपको 10 एमिनो एसिड दे रहे हैं और 10 एमिनो एसिड में कितने जो है वह पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 और इधर 9 और इधर 10। जब आप 10 का निकाल सकते हो तो 100 का भी निकाल सकते हो। निकाल के देखो कितने आ रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दो एमिनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर 9। तो जब 10 में 9 बन रहा है यानी 100 में कितना बनेगा? 99 बनेगा। ठीक है, फिर भी आप कोशिश करके देखिएगा। तो चलिए, ये एमिनो एसिड की बातें हो गई। अब इसी तरह आपने ब्लड का पीएच जो है वो आपको देखना है कि आपके ब्लड का पीएच कितना। तो कहता है फिजियोलॉजिकल पीएच, यानी जिस पीएच पर हमारे बॉडी का डाइजेशन होता है, रिस्पायरेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, या बॉडी का कोई दूसरा फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है, उसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच। समझ में आई बात यहां तक? तो वही चीज है। तो एट फिजियोलॉजिकल पीएच ए प्रोटीन में हैव मोर नेगेटिव चार्ज। तो एट फिजियोलॉजिकल pH of 7.4, a protein may have more negative charge। a protein have more, यानी उस प्रोटीन के पास क्या है? मोर नेगेटिव चार्ज है। That protein is बेसिक प्रोटीन। तो वैसे प्रोटीन को हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक प्रोटीन कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह प्रोटीन रिच इन, यानी उस प्रोटीन में लाइसिन एंड आर्जिनिन
ज्यादा होगा। लाइसिन और अर्जिनिन अमीनो एसिड है, और कैसा अमीनो एसिड है? तो उस ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें अमाइनो ग्रुप एक से ज्यादा होता है, अगर याद होगा तब आपको। तो उस जिस प्रोटीन में लाइसिन और अर्जिनिन एमिनो एसिड ज्यादा होगा वह कैसा एमिनो एसिड होगा? बेसिक प्रोटीन होगा। और जिस एमिनो एसिड में एसिडिक एमिनो एसिड ज्यादा होगा तो वह एसिडिक प्रोटीन कहलाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्रोटीन, जिस प्रोटीन में मोर पॉजिटिव चार्ज protein have more positive charge, such protein are एसिडिक प्रोटीन। तो वैसा प्रोटीन जो है वो कैसा प्रोटीन होता है? एसिडिक प्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि उस प्रोटीन में एसिडिक वाले अमीनो एसिड ज्यादा होंगे, जैसे रिच एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो यानी उस प्रोटीन में यह चीज ज्यादा होगा। यहां तक की बात आप समझ गए। प्रोटीन हमारा यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होते हैं, अगर आपके पास बुक है एमसीक्यू की, उसको लगाने का कोशिश कीजिए। किसका किसका आप लगाएंगे? तो कार्बोहाइड्रेट का, और यानी कि जो भी मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड से रिलेटेड जो शुगर हम लोगों ने कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड एमसीक्यू, और प्रोटीन और एमिनो एसिड से रिलेटेड एमसीक्यू को आप पूरा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिपिड को। यहां तक हमारा प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे किसको? तो लिपिड को करेंगे। ओके, थैंक यू।